हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान विषय में इतिहास भाग का तीसरा अध्याय है। और इस तीसरे भाग का नाम है, पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके पहले हम दो पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। पहले पाठ का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरे पाठ का नाम था भारत में राष्ट्रवाद। आज तीसरा पार्ट उसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर में भी हम परीक्षा की दृष्टि से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं छोटे प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1929 में हुई है, 1929 में। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो उसका नाम है अमेरिका पर। दूसरा प्रश्न है, G77 किन देशों का संगठन है? तो ये संगठन है विकासशील देशों का संगठन है। जी का मतलब ग्रोइंग कंट्रीज। तो विश्व के 77 कंट्रीज है जिन्होंने एक संगठन बनाया जिनका नाम है G77 और ये सब विकासशील देश है। अगला है, भारत से विदेशों में जाने वाली अनुबंधित श्रमिक, ये जो श्रमिक है इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा गया है गिरमिटिया। क्या नाम है? गिरमिटिया। इन श्रमिकों को जो बाहर से अफ्रीका के देशों में ले जाया जाता था वो कहलाते हैं गिरमिटिया। अगला है, रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक प्रकार की बीमारी है जो कि पशुओं में होती थी और इसका प्रभाव अफ्रीका में बुरी तरह से देखा गया है, जहां की 90% पशु उसमें मारे गए हैं। अगला है, नक्शे पर लकीर खींचकर किसको बांटा गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को इसमें बांटा गया है। और किसके द्वारा बांटा गया है? यूरोपीय देशों के द्वारा सन 1885 में अफ्रीका महाद्वीप पर बीच में लाइन खींच करके इसको दो भागों में बांट दिया गया था। अगला है, कैनाल कॉलोनी क्या है? तो ये कैनाल कॉलोनी वो है कि जो पंजाब का अविकसित और जो बंजर भाग था जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो ब्रिटिश काल में वहां नहरें बना करके वहां कॉलोनी को बसाया गया है, जिसे कहा गया है कैनाल कॉलोनी। अगला प्रश्न है, एशिया का अन्य देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग था, उस मार्ग को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स पर सहमति कब बनी? प्रश्न दोबारा सुन लें, ब्रेटन वुड्स पर सहमति कब बनी? तो ये सहमति बनी है जुलाई 1944 में। और इस सहमति के बाद में दो संस्थाएं बनी है जिनका नाम है IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध में कौन कौन से दो गुट थे? तो एक का नाम है मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम है दूरी राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत से विदेशी निर्यात की जाने वाली मुख्य कौन कौन सी चीजें थी? तो दो हैं, एक का नाम है कपास और दूसरी है नील। अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद में मुहर्रम पर वार्षिक जुलूस पर मेला लगता था और उस मेले को कहा गया है होसे। उल्टा प्रश्न भी आ सकता है कि होसे क्या है? तो आप कह सकते हैं कि त्रिनिदाद में मुहर्रम के त्योहार के अवसर पर जो वार्षिक जुलूस निकलता था मेले के रूप में, उसी को नाम दिया है होसे। अगला है, कार उत्पादन की नई पद्धति कौन सी थी? तो कार उत्पादन की नई पद्धति उसका नाम है लाइन असेंबली और ये शुरू करने वाले थे अमेरिका के हेनरी फोर्ड। अगला है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1944 में हुई है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे? तो उनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे है कि चटनी म्यूजिक कहाँ है? तो ये है त्रिनिदाद व गुयाना में है। अगला है, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? युद्धोत्तर मीन्स युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अर्थव्यवस्था में कुछ मेजर चेंजेस हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, तो उनको जो नाम दिया है वो है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। अगला है वीटो। वीटो क्या है? तो वीटो को हिंदी में कहती है, अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे कहा है निषेधाधिकार अर्थात निषेध करना या मना करना। और ये जो वीटो पावर है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनको दिया गया है। अगला है कि आयात शुल्क क्या है? बहुत आसान है कि आयात पर लगने वाले कर या टैक्स को आयात शुल्क
कहा गया है? ये छोटे प्रश्न है। अब इधर देखते हैं, ये थोड़े बड़े प्रश्न है। और इसमें पहला प्रश्न दिया है कि भूमंडलीकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है। दोनों शब्द एक ही है, एक ही अर्थ है इनका कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या अंग्रेजी में कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। इनका क्या अभिप्राय है? तो बहुत आसान है। एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों से एकीकृत होना, ये कहलाता है भूमंडलीकरण। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज है, तीन प्रभाव माने गए हैं, तीन फैक्टर्स माने गए हैं। और ये कौन कौन से हैं कि इसमें व्यापार है, श्रम है और पूंजी। इन तीन चीजों का एक्सचेंज होता है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न का मतलब होता है, ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में कहते हैं मक्का। तो मक्का को लेकर के उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून था उसी को कॉर्न लॉ कहा गया। और क्यों बनाया गया था कि भूस्वामियों के दबाव में, जो ब्रिटेन में जो भूस्वामी थे उनके दबाव में ब्रिटिश सरकार द्वारा मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये कानून बनाया गया, जिसके तहत बाहर से आने वाली मक्का या उसके आयात पर पाबंदी लग गई और मक्का में उच्च मूल्य वृद्धि होगी। जैसे ही आयात पर टैक्स बढ़ा और इसका नया कानून आ गया तो उसके पश्चात मक्का के मूल्य में भयंकर वृद्धि होगी कि जिसका वहां के शहरी वासियों ने और उद्योगपतियों ने जमकर विरोध किया, जिसके फलस्वरूप इस लॉ को वापस लेना पड़ा। अगला विश्वव्यापी महामंदी के क्या प्रभाव है? विश्व माने दुनिया भर में, और महामंदी का होता है कि जहां विकास की दर अर्थव्यवस्था में गिरावट आना, उसे कहा गया महामंदी। तो उसके दुनिया भर में क्या प्रभाव पड़े? पहला है यूरोप के कई बैंक बंद हो गए इसकी वजह से। दूसरा है अनेक देशों की मुद्रा में गिरावट आ गई। तीसरा है कृषि व कच्चे माल की कीमतें बहुत कम हो गई। और अंत में दिया है दुगना आयात कर, अर्थात अमेरिका में इसका जो आयात था उस पर कर दुगना कर दिया गया है। ये विश्वव्यापी महामंदी के प्रभाव है। चौथा प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? यह अंग्रेजी में कहते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऐसी कंपनी, ऐसी संस्थाएं जो कि दुनिया के कई देशों में व्यापार करे, व्यवसाय करे, उसी को नाम दिया गया है मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां 1920 के दशक में शुरू हुई और 1950 और 1960 के दशक में इसका काफी प्रसार हुआ। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। अगला प्रश्न है महामंदी के क्या कारण थे? तो महामंदी के निम्न कारण है कृषि उत्पादों का अधिक उत्पादन हो गया, अर्थात कृषि के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई, जिसके फलस्वरूप कृषि का उत्पाद बहुत बढ़ गया, जिससे कीमतों में गिरावट आ गई। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कारण है वो है कि अमेरिका से मिलने वाला कर्ज बंद हो गया, क्योंकि उस समय अमेरिका की ऋण के बोझ तले दब गया था। तो ये दो इसके बड़े कारण है। और जैसे आप देख रहे हैं ये 1929 से शुरू हुआ है और 1930 दशक के मध्य तक ये महामंदी का दौर चला है। ये 5 प्रश्न हो गए इस चैप्टर के। और अंतिम प्रश्न आ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव क्या है, अर्थात जो विश्व युद्ध हुआ उसके आर्थिक जगत पे क्या प्रभाव देखने को मिले। तो पहला इसमें दिया है कामकाजी आयु के लोगों में कमी हो गई, अर्थात इस आयु वर्ग के लोग जो कामकाज करने वाले थे उनमें कमी हो गई। अतः स्वाभाविक था कि उसमें आय में कमी हो गई और जैसे ही आय में कमी हुई तो निर्धनों की संख्या बढ़ गई। दूसरा है उद्योगों के पुनर्गठन शुरुआत हो गया, दूसरा इसका बड़ा कारण है। तीसरा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकतर पुरुषों ने विश्व युद्ध में भाग लिया, तो पीछे घर की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए महिलाओं को अपनी भागीदारी निभाना पड़ा। चौथा है अमेरिका ऋणदाता देश बन गया, अर्थात ये सभी देश अमेरिका की ओर झांकने लगे अपने ऋण के लिए। और अंतिम बिंदु है इसके अंदर आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक संबंधों का टूटना, अर्थात उसमें जो भी ये देश थे जो आर्थिक रूप से मजबूत थे तो इस विश्व युद्ध के बाद में आपस में उनमें संबंध समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं समझता हूँ
इन बिंदुओं की सहायता से आसानी से सीख लिए होंगे। और इसके साथ में हमारा जो इतिहास भाग है ये पूरा हो गया है और इसमें आपने 3 चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया पढ़ लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना और कोई इस संबंध में कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल करके बताना। धन्यवाद। जय हिंद।